गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2020 तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने स्टार्ट कर दिया है टेस्ट सीरीज़ 2021 के लिए। तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा। समय कम है क्योंकि 10 फरवरी 2021 से जो है फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर समय कब निकल जाता पता नहीं चलता। तो यह है टेस्ट नंबर 2। टेस्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए लगाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। सारे के सारे करंट इवेंट पर ही फोकस होगा हमारा अब से तब तक। ठीक है, और स्टैटिक भी चलाएंगे बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 है आज की। कल यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए आज बचे हुए दिन में। शांति के नोबेल 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, यह पुरस्कार दुनिया में भूख के खिलाफ जंग लड़ने वाली एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है क्या? बिल्कुल, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है। और शांति का नोबेल 2020 दुनिया में भूख के खिलाफ जंग लड़ने वाली एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। दोनों के दोनों करेक्ट हो गए, सी हो गया इसका आंसर। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2020 पर जिस पर दुनिया की नज़रें टिकी रहती हैं, उसका ऐलान कर दिया गया है। और इस वर्ष ये सम्मान दुनिया में भूख के खिलाफ जंग लड़ने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। देखिए, उल्लेखनीय है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम, हिंदी में इसका नाम है, दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूख के खिलाफ जंग लड़ता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। 2019 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों की सहायता की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इससे रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट तो यही है कि ये रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। अब आपको पता होना चाहिए कि साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 जो अभी चल रहा है, भारत की GDP 9.6% संकुचित रहने का अनुमान लगाया है, मतलब नेगेटिव में। सही है क्या? देखिए, दूसरा तो सही है। पहला वाला स्टेटमेंट साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस विश्व बैंक की है या ADB की है? विश्व बैंक की ही है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP 9.6% तक संकुचित रहने का अनुमान लगाया है। सभी को पता होगा क्यों हुआ ऐसा। इस गिरावट का कारण है कोविड-19 महामारी के दौरान जो देशव्यापी लॉकडाउन लगा था। ठीक है, उसको क्या हुआ, घरों को, फर्मों को, उनकी आय में काफ़ी नुकसान हुआ। तो टोटल इफेक्ट पड़ता है ना इसका पूरे देश पर, राष्ट्र पर। इससे पहले विश्व बैंक ने जून माह में भी भारतीय अर्थव्यवस्था नकारात्मक रहने का अनुमान लगाया था। कितना था वो? 3.2%। वही जो रिपोर्ट जो है साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। कौन है ये, क्या नाम है इनका, अभी पता चलेगा। चलिए, साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2020 से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, यह पुरस्कार अमेरिकी कवि लुइस ग्लुक को उनकी बेमिसाल काव्य आवाज़ के लिए दिया गया है। यही हैं लुइस ग्लुक। क्या इनको मिला है साहित्य का नोबेल 2020? साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है क्या? बिल्कुल, लिटरेचर नोबेल मिल गया है 2020 का। सभी को घोषणा कर दी गई है किस किस को मिलेगा। तो साहित्य का नोबेल 2020 स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया गया। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। और अमेरिकी कवि लुइस ग्लुक को यह पुरस्कार दिया गया है। केवल एक महिला को यह पुरस्कार दिया गया इस बार, ऐसा नहीं है, मतलब सिंगल व्यक्ति को मिला है। और बेमिसाल काव्य आवाज़ के लिए मिला है इनको। इनका नाम है लुइस ग्लुक और ये अमेरिकन कवि हैं। ठीक है, महिला हैं, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। बिल्कुल, सी है इसका आंसर। तो जान लेते हैं लुइस ग्लुक के बारे में। देखिए, लुइस ग्लुक अमेरिकी कवित्री होना चाहिए। चलिए, इनका जन्म हुआ था 1943 में। कहाँ पर? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और वर्तमान में कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में रहती हैं ये। लेखन के अलावा यह येल विश्वविद्यालय,
न्यू हेवन कनेक्टिकट में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। इन्होंने 1968 में फर्स्ट बॉर्न के साथ अपने लेखन करियर की शुरुआत की थी और जल्द ही अमेरिकी समकालीन साहित्य में सबसे प्रमुख कवियों में से एक के रूप में प्रसिद्ध हो गईं। इससे पहले उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। उन्हें पुलित्जर पुरस्कार 1993 और राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2014 भी मिल चुका है। ठीक है, लुइस ग्लुक। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। रसायन के नोबेल पुरस्कार 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, 2019 की भांति इस वर्ष भी यह पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया है। 2019 में तो ऐसा था ना, 3-3 का रेशियो चल रहा था सबको। यह पुरस्कार जीनोम एडिटिंग तकनीक खोजने के लिए दिया गया है। 2020 का रसायन केमिस्ट्री का। देखिए, केमिस्ट्री जीनोम एडिटिंग तकनीक के लिए मिला है रसायन का नोबेल 2020, सही है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और यह पुरस्कार 2019 की भांति इस बार 2020 में 3 व्यक्तियों को नहीं बल्कि 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, केवल दूसरा वाला सही हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए, वर्ष 2020 का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग टेक्निक यानी पद्धति खोजने के लिए इमैनुअल चार्पियर, क्या नाम है, इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना को दिया गया है। तो पहला वाला सही हो गया, दूसरा वाला गलत हो गया, क्योंकि उल्टा हो गया है क्या। तो दूसरा वाला सही है। एक मिनट। सही है। तो पहला वाला सही नहीं है, दूसरा वाला सही है। ठीक है। देखिए, रसायन विज्ञान के लिए दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार रॉयल अकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है। तो दूसरे स्टेटमेंट में ये था ना कि जीनोम एडिटिंग तकनीक पद्धति के लिए दिया गया है, ठीक है, लेकिन 2 लोगों को दिया गया है। यहाँ क्या लिखा है कि 3 वैज्ञानिकों को दिया गया, तो गलत है ये वाला स्टेटमेंट पहला वाला। जबकि 2 वैज्ञानिक हैं, कौन कौन है, इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना। तो ये हैं वो 2 वैज्ञानिक महिलाएं हैं, दोनों की दोनों। इनका नाम क्या है, इमैनुअल चार्पियर है ये, और ये हैं जेनिफर ए डोडना। इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना, किस लिए मिला इनको ये पुरस्कार, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, वर्ष 2020 में महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर महात्मा गांधी के विचारों और दर्शन का झलक प्रदान करने वाली बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक का विमोचन किया। पहली बात तो बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया है। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला करेक्ट है। 2020 में 151वीं जयंती मनाई गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल ऑप्शन नंबर ए केवल 1। ठीक है। तो बापू द अनफॉरगेटेबल मनीष सिसोदिया ने प्रकाशन किया है, इसका लॉन्च किया है महात्मा गांधी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारतीय प्रधानमंत्री ने नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, भारत में प्रत्येक वर्ष वनस्पति और वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर के दौरान वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो परसों ही तो निकला था 8 अक्टूबर, यानी 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया गया होगा। पहला वन्य जीव सप्ताह 1972 में मनाया गया था, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष पारित हुआ था। गलत है स्टेटमेंट, 20 वर्ष पहले मनाया गया था, 1952 1952 में मनाया गया था। करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट और इनकरेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो भारत में प्रत्येक वर्ष वनस्पतियों जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर के दौरान वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। पहला वन्यजीव सप्ताह 1957 को, सॉरी 52 बोल दिया क्या, सॉरी फॉर दिस, 1957 को मनाया गया था। गलत तो है फिर भी दूसरा। ठीक है। तो 1957 को मनाया गया था पहला वन्यजीव सप्ताह, इसलिए
पहला वाला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो वन्यजीव सप्ताह 2020 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2020 तक मनाया गया, और इस बार ये कौन सा था, 66वां वन्यजीव सप्ताह था, ठीक है। तो सॉरी फॉर दिस, फालतू की प्रिंटिंग मिस्टेक के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए सारे के सारे कंठस्थ करते रहिए, नोबेल पूछे जाएंगे आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 2021 में जो भी अब होंगे। वर्ष 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार को 2 भागों में विभाजित किया गया है। वर्ष 2020 में यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। एक स्टेटमेंट ये भी है कि इनमें से कोई नहीं, मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट गलत हैं ये, ऐसा नहीं है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा तो दिया जाता है, सही है तीसरा वाला स्टेटमेंट, तो ये तो होगा नहीं। वर्ष 2020 में यह पुरस्कार क्या 3 वैज्ञानिकों को दिया गया संयुक्त रूप से, जैसे 2019 में भी 3 को ही मिला था ना, सही है, इस बार भी 3 को ही मिला फिजिक्स का। तो पिछली बार तो 2019 में अधिकतर 3-3 ही थे, सभी 3-3 थे लगभग, और इस बार थोड़ा 3-2 और 1 का भी रेशियो है, 3-2-1 इस तरह से। तो याद रखना किसको, क्योंकि इस तरह से ही पूछ लिया कि नंबर में पूछ लिया, 2 को मिला 3 को मिला। वर्ष 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार को 2 भागों में बांटा गया, पिछली बार भी 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, तो बी हो गया इसका आंसर 1 2 3। तो देखिए वर्ष 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इस पुरस्कार का आधा भाग किस वैज्ञानिक को जाता है, रोजर पेनरोज को। आधा भाग 50% जाता है रोजर पेनरोज को। क्या किया है रोजर पेनरोज ने, उन्होंने देखिए ब्लैक होल फॉर्मेशन इज़ अ रविस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान खोज के लिए दिया गया है इनको 50%। और दूसरा जो आधा भाग है, दूसरा आधा भाग हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज को संयुक्त रूप से दिया गया है। यहाँ पर रोजर पेनरोज पुरुष हैं जिनको आधा भाग मिला, 50% भाग मिला इस पुरस्कार का, और बाकी का जो 50% भाग मिला उनमें एक पुरुष वैज्ञानिक और दूसरी महिला वैज्ञानिक है। पुरुष वैज्ञानिक का नाम है रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज, यह है महिला वैज्ञानिक। अब इन तीनों की बात कर लेते हैं। तो पहला नाम आता है रोजर पेनरोज, के बारे में देख लेते हैं। रोजर पेनरोज का जन्म हुआ था 1931 में, जो कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ब्रिटेन में हुआ था, ये पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं। ब्रिटेन के कॉलचेस्टर में इनका जन्म हुआ था। कैम्ब्रिज ब्रिटेन 1957 में पीएचडी की थी इन्होंने, और ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। बात करें रेनहार्ड गेंजल की, तो रेनहार्ड गेंजल का जन्म 1952 में जर्मन है ये, और 1978 में वान विश्वविद्यालय जर्मनी से पीएचडी की इन्होंने। जर्मनी के निदेशक रहे और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले यूएस में प्रोफेसर हैं। बात करें एंड्रिया घेज की, महिला हैं ये। तो एंड्रिया घेज का जन्म 1965 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, तो अमेरिकन है ये। तो रेशियो कैसे बना, ब्रिटेन जर्मन अमेरिकन। 1992 में 1992 में कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान और पसादेना संयुक्त राज्य अमेरिका से पीएचडी की इन्होंने, मतलब ये एक ही है पूरा, ठीक है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस अमेरिका में प्रोफेसर हैं एंड्रिया घेज। तो ये हैं वो तीनों वैज्ञानिक, ये हैं रोजर पेनरोज, और ये हैं रेनहार्ड गेंजल, और ये हैं एंड्रिया घेज। 50% मिला है इनको, रेनहार्ड गेंजल को। क्यों मिला है, फॉर द डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन इज़ ए रविस्ट प्रोडक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और बाकी का आधा पार्ट किसको मिला है, रेनहार्ड गेंजल, एंड्रिया घेज, फॉर द डिस्कवरी ऑफ ए सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अवर गैलेक्सी, ठीक है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मध्य एशिया में बहने वाली एक नदी है, नदी का नाम है पंज नदी, जो आमू दरिया नदी की एक सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किन 2 देशों की सीमाओं का निर्माण करती है ये, इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में थी, अफ़गानिस्तान और तजाकिस्तान। बिल्कुल सी है इसका आंसर, अफ़गानिस्तान और तजाकिस्तान। तो देखिए बात करें पंज नदी की, तो पंज नदी आमू दरिया की एक सहायक नदी है,
यह लगभग 1125 किलोमीटर लंबी है। यह नदी अफगानिस्तान तजाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। इस नदी का उद्गम पामीर एवं बखान नदियों के संगम से होता है, जो आगे चलकर पश्चिम की ओर बहती हुई अफगानिस्तान तजाकिस्तान की सीमा बनाती है। ठीक है, इसके बाद आगे चलकर यह नदी आमू दरिया नदी में मिल जाती है। लगभग 2540 किलोमीटर की लंबाई के साथ आमू दरिया नदी जब आगे चलती है तो एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक बन जाती है। इस नदी का जो जल है मुख्य तौर पर किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान द्वारा साझा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहे बायो स्कैन और प्लेनेटरी बायोडाइवर्सिटी मिशन किस विषय से संबंधित हैं? ये बायो स्कैन और प्लेनेटरी बायोडाइवर्सिटी मिशन जैविक हथियारों के रखरखाव से नहीं, जीनोम एडिटिंग करके भविष्य में होने वाली जानलेवा बीमारियों को रोकना, ऐसा भी नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा असाध्य रोगों का उपचार, गलत। फिर किससे? डीएनए बार कोडिंग से। डीएनए बार कोडिंग ऑप्शन नंबर ए। तो डीएनए बार कोडिंग एक विशिष्ट जीन से डीएनए के एक छोटे खंड का उपयोग करके प्रजातियों की सटीक पहचान करने की एक विधि है, एक मेथड है। 10वां प्रश्न है गुप्तकर घोषणा सेकंड किससे संबंधित है? जैविक हथियारों की खरीद से नहीं है ये, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद के निपटान से भी नहीं है ये, सामान्य वर्ग को ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने से भी नहीं है ये, यह है अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से। तो देखिए भारत सरकार द्वारा, पता होगा आपको, संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से पहले 4 अगस्त 2019 को प्रथम गुप्तकर घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। फिर 22 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर के 6 राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के उन्मूलन के विरुद्ध सामूहिक रूप से संघर्ष करने के लिए गुप्तकर घोषणा सेकंड नामक एक वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए थे। इन 6 राजनीतिक दलों ने, जो जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल हैं, इन 6 राजनीतिक दलों ने संयुक्त रूप से जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को परिवर्तित करने के लिए जो है केंद्र सरकार का विरोध किया। सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्णय को जो है असंवैधानिक घोषित किया है। ठीक है, विरोध भी कर रहे हैं बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, लेकिन इन्होंने क्लॉज नहीं पढ़े क्या इन 6 राजनीतिक दलों ने संविधान के, कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, संसद क्या क्या कर सकती है। आपको ही पता होगा, सब पॉलिटी में करा रखा है। तो इस तरह के प्रश्न भी यूपीएससी कर लेती है, सीधे सीधे के किससे संबंधित है। तो ये 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन एक बार तो करके ही चलिए। तो हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अब कंटिन्यू रहेगा टेस्ट ही हर दिन। धन्यवाद।